जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि हर एक डिफेंस एग्ज़ाम में अपनी अलग ही पहचान रखता है और इससे 1 और 2 क्वेश्चन तो ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की। इस चैप्टर से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, AC DC करंट, चार्ज क्या होता है, ये सब बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखिए, जो आवेश होते हैं, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज का बहना या फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश का बहना, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन बनाई है कि चार्ज का फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहलाता है। अब देखिए, चार्ज यानी कि आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में कि एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु के अंदर आपने पढ़ा होगा कि देखिए, इस प्रकार से जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन पाया जाता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो इस पे प्लस होगा ना इस पे माइनस होगा। तो ये होता है बीच में परमाणु का नाभिक। परमाणु का नाभिक, इसको हम पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ रसायन विज्ञान की हमारी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी इसकी जानकारी हमें यहाँ पे चाहिए, इसलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो बाहर कक्ष होते हैं परमाणु के, उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पे जो निशान होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव साइन होता है इन पे। तो इस प्रकार आप याद रख लेंगे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, वो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो जो विद्युत धारा की यानी करंट की डायरेक्शन होगी वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर होगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाएगा, करंट भी उसी दिशा में जाएगी, करंट की दिशा भी वही होगी। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है कहीं पे, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा, यानी विद्युत धारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी नेगेटिव चार्ज के। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैं कोई चालक तार यानी कंडक्टर वायर लेती हूँ, इसके अंदर मानो ये नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। नेगेटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है। अगर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है तो जो करंट की दिशा होगी वो इसकी उल्टी दिशा में होगी, करंट की दिशा इसकी उल्टी दिशा में होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर की, यानी चालक और कुचालक की बात हम करेंगे। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर ये पदार्थ बना हुआ है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि पदार्थ में प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं कर सकता यानी हिल नहीं सकता। अगर पदार्थ कंडक्टर है यानी कि चालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे, मतलब इधर उधर जिग जैग मोशन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर मूव करेंगे कंडक्टर के अंदर यानी चालक के अंदर। इसके अलावा हम बात करें इंसुलेटर की यानी कुचालक की, तो कुचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इसीलिए इसको हम इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर करंट का प्रवाह जो है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो करंट का प्रवाह जो है वो नहीं होगा। अभी देखिए, आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि धातुएं जो होती हैं क्या वो कंडक्टर होती हैं या इंसुलेटर होती हैं, यानी चालक होती हैं या कुचालक होती है। तो धातु जो है वो कंडक्टर होती है, वो चालक होती है। धातुओं का बहुत ही अच्छा ये गुण है कि धातुएं जो हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। इसमें जो प्रमुख धातुएं हैं
जो बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं उसमें है कॉपर, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन या सिल्वर, ये सभी जो हैं सिल्वर भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स ही होते हैं। सर्वोत्तम चालक की बात करें तो हम चांदी यानी सिल्वर जो है वो सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, अब हम कुछ जो उदाहरण है वो देखते हैं इंसुलेटर के यानी कि कुचालक के। तो जो प्लास्टिक है और लकड़ी है ये सब जो है वो इंसुलेटर होते हैं यानी कुचालक होते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैंने यहाँ नोट बना के लिखा है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है लेकिन इंसुलेटर में नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो आप इसको थोड़ा और नोट कर लीजिए। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए आप साथ साथ में। अब हम पढ़ेंगे एसी और डीसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में। एसी करंट जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं और डीसी करंट जिसको हम दिष्ट धारा कहते हैं हिंदी में, इसका हम अब अध्ययन करेंगे। और रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे इनकी कार्यविधि होती है और क्या क्वेश्चन इनसे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। देखिए इन सबको पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें पढ़ने बहुत ज़रूरी है, एक तो करंट और एक वोल्टेज। इनमें डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। तो देखिए करंट मैंने आपको बता दिया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है, यानी चार्ज का बहना क्या होता है, करंट होता है। अब बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या होता है, यह एक प्रकार का दबाव होता है, यह इलेक्ट्रॉन पर दबाव होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक प्रकार का दबाव होता है। यह इलेक्ट्रॉन को धारा यानी करंट के रूप में प्रवाह करवाता है, तो ये वोल्टेज होता है और ये करंट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज और करंट में डिफरेंस हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानो यहाँ पे क्या है, कोई टैप है, कोई क्या है, टैप है, कोई नल मान लीजिए, ये कोई नल है, ठीक है। इस नल के अंदर क्या होता है, पानी आता है, ठीक है। तो पानी का जो फ्लो है वो तो क्या है, करंट है। और यहाँ पे ये जो होता है इसको हम घुमाते हैं, ये मैनेज करता है कि पानी कब कम आएगा, कब पानी ज़्यादा आएगा। तो यहाँ ये जो चीज़ है वो वोल्टेज का काम करती है, वोल्टेज को बढ़ाने का, कम करने का। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ये टैप यानी नल वाला जो एग्जाम्पल है इसको आप समझ लेना, इससे आपको याद रह जाएगा वोल्टेज और करंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम देखते हैं कि करंट जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो करंट यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक तो है अल्टरनेटिव करंट जिसको हम शॉर्ट में एसी बोलते हैं, दूसरा है डायरेक्ट करंट जिसको हम प्यार से डीसी बोलते हैं। हिंदी में अल्टरनेटिव करंट को प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज को कमेंट करके बता रही हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल लेती है, अल्टरनेटिव करंट यानी एसी धारा जो है वो कहलाती है। भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भारत में एसी की आवृत्ति कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है और यह अत्यधिक लाभकारी है। तो देखिए आपको यही समझना है कि जो टाइम के साथ चेंज हो जाए, टाइम के साथ अपनी दिशा और मान को बदल ले, वो धारा क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसके अलावा अब हम बात करें कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसके लाभ क्या हैं, क्या हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं इसके। तो एसी को 400 केवी तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है, तो ये इसका बेनिफिट है। एसी बहुफेज होने के कारण अत्यधिक लाभकारी, इसके फेज जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए बहुत लाभकारी है। किफ़ायती है, कम खर्च पर अधिक लाभ प्रदान करने वाली है। एसी बहुफेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं, तो ये सब इसके लाभ हैं। इसके अलावा जो इसकी हानि है वो भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का हमें फ़ायदा पता है तो उसका नुकसान भी पता होना ज़रूरी है। तो एसी का बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बैटरी चार्जिंग जो होती है उसमें डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। और एसी सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जो बहु फेज मोटर्स होती हैं वो तो सेल्फ स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो सिंगल फेज एसी मोटर्स होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, तो ये नुकसान है। एसी सप्लाई में लीकेज का खतरा अधिक रहता है। एसी धारा में कंपन होता है। बहुत से उपकरणों में कंपन के कारण इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता है, ये इसका नुकसान है। एसी धारा से
इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हम नीचे देखें तो एसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसमें हमें थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये अल्टरनेटिव करंट के जो है वो नुकसान हैं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, पहले ये हमें पता होना चाहिए। ये अल्टरनेटिव करंट का अपोजिट है एक तरह से। देखिए, ये जो विद्युत धारा है वो सीधी रेखा में चलती है और समय के अकॉर्डिंग अपनी जो दिशा है वो नहीं बदलती है। दिशा इसकी जो है वो स्थिर रहती है हमेशा, इसलिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट करंट है। तो ये एसी की अपोजिट हो गई, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो मुख्यतः बैटरी के अंदर डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार बना हुआ है कि बैटरी के अंदर कौन सी धारा उपयोग में लाई जाती है, तो डीसी करंट उपयोग में लाया जाता है। अब हम डीसी के लाभ देखते हैं यानी डायरेक्ट करंट के लाभ देखते हैं। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसका मान चेंज होता ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर नहीं होती है। डीसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। डीसी का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जा सकता है। डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जा सकता है। ये इसके लाभ हो गए। तो साथ में इसकी हानि भी हम देख लेते हैं कि क्या हानि है इससे हमें। डीसी सप्लाई जो है वो बहुत महंगी होती है। इसके अलावा जो एसी है वो काफ़ी हमें किफ़ायती होती है, सस्ती होती है, लेकिन डीसी करंट महंगी होती है। डीसी जनरेटर की आउटपुट कम होती है। डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो एसी करंट के लिए किया जाता है, डीसी के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। डीसी धारा 650 वोल्ट से अधिक पैदा नहीं की जा सकती है, यानी उत्पन्न नहीं की जा सकती इससे ज़्यादा। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। अब हम एसी और डीसी में अंतर देखते हैं, क्या डिफरेंस है इनके अंदर। मैंने साथ साथ में बता दिया है, लेकिन मुख्य अंतर हम दोबारा देखते हैं। तो एसी में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी में धारा की दिशा एक ओर ही रहती है, स्थिर रहती है। एसी में वोल्टेज घटती बढ़ती रहती है, जबकि डीसी में वोल्टेज जो है वो स्थिर रहती है। डीसी एसी से अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी के कारण वोल्टेज बार बार शून्य हो जाती है। इसमें वोल्टेज जो बार बार शून्य होती है, अतः छूटने का मौका मिल जाता है। देखो, आपने कहीं भी देखा होगा कि अगर किसी को अल्टरनेटिव करना है, एसी का झटका अगर आपको लगा है बिजली का, तो वो उसकी आवृत्ति बार बार एक बार शून्य जाती है, तो आपको छूटने का मौका मिल जाता है और वो बाहर आपको दूर पटक देती है। लेकिन अगर आप डीसी की चपेट में आए तो उसकी जो आवृत्ति है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज जो है वो नहीं होता है डीसी के अंदर, इसलिए आपको छूटने का मौका नहीं मिलता है और ये बहुत हानिकारक है, इससे आदमी की जान भी जा सकती है। तो ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डीसी में वोल्टेज जो है वो स्थिर रहती है। ये इसके अंतर हो गए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे घर में उपकरण हैं, कौन से उपकरण एसी पर काम करते हैं, कौन से उपकरण डीसी पे काम करते हैं। यहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो ये हम देखेंगे। ये यहाँ पे कुछ मैंने उपकरण यहाँ पे दिखाए हैं आपको, आप देख सकते हैं अपने सामने। ये बल्ब, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी, और ये यहाँ पे ग्राइंडर मशीन जिसको हम मिक्सी भी बोलते हैं। ये पता करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पीसीबी बोर्ड यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है। देखिए, आपने काफ़ी से उपकरण में इस तरह का एक बोर्ड देखा होगा, इसको हम पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये डिवाइस जिस भी उपकरण के अंदर लगी हुई होती है वो डीसी पर ऑपरेट करती है, आपको बस ये ध्यान में रखना है। पीसीबी जो है वो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पीसीबी क्या कंटेंट करता है, तो ये क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, यह सब चीज़ें पीसीबी कंटेंट करता है। तो जिस उपकरण में पीसीबी का उपयोग हो रहा है वह डीसी पर ऑपरेट होता है, आप ये ध्यान में रख लेंगे। अब बात आती है कि घर में जब इनपुट एसी हो रहा है तो डीसी कैसे ऑपरेट होता है। ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, तो इसका हम आंसर अभी देंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ एक डिवाइस यूज़ होती है, जिस डिवाइस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो एसी को लेकर उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एसी करंट को उसने किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एसी करंट को डीसी में कौन बदलता है। आपको ऑप्शन मिलते हैं रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने वापस नोट करके लिखवाया है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य जो है वो रेक्टिफायर करता है। अब यहाँ देखिए बल्ब की बात करें तो बल्ब में पीसीबी का यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए यह एसी पर ऑपरेट करता है। पीसीबी का यूज़ नहीं होता ना इसमें, इसलिए किस पे ऑपरेट करेगा, एसी पे ऑपरेट करेगा। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि कौन सा
जो उपकरण है वो एसी पे ऑपरेट करता है, कौन सा डीसी पे ऑपरेट करता है, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप मुझे बताइए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारा फ्रिज। फ्रिज में जो है वो पीसीबी का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये भी एसी पर ऑपरेट होता है। लैपटॉप में पीसीबी का यूज़ होता है, इसलिए लैपटॉप का जो चार्जर है वह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चार्जर है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो जो लैपटॉप जो होता है वो डीसी से ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ट्रांसफार्मर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो यह वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का काम है, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, वोल्टेज को बढ़ाता है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वोल्टेज को कम करता है, नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा दोनों कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बोलना है दोनों करता है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। देखिए ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है। तो ये एसी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। कई लोग बताते हैं कि दोनों पर काम करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो इन्वर्टर यह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। देखिए रेक्टिफायर जो था वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, और इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डायनेमो की। तो डायनेमो की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो डायनेमो का होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आए आपको आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत से बच्चे डायनेमो में और इलेक्ट्रिक मोटर में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं दोनों को यहाँ पे सही से बता देती हूँ कि देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आप इलेक्ट्रिक मोटर का जो काम है वो याद कर लेंगे, तो बाकी जो अपोजिट काम होगा वो होगा डायनेमो का। देखिए यहाँ पे शुरुआत में है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक है ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। देखिए इसमें ई पहले है और एम बाद में, ई पहले है एम बाद में, तो ये ई पहले वाली एनर्जी को एम बाद वाली एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो ई एम, इससे आप समझ लेना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज किस में किया? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया, और इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा डायनेमो का। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए हैं, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें आपको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विद्युत बल्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी खोज किसने की? तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी विद्युत बल्ब की जो खोज है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। एडिसन ने इसकी खोज की थी, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इसका डायग्राम होता है, आपको पता ही है। देखिए बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और अभी भी आता रहता है। तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि टंगस्टन धातु जो है उसका गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना गलनांक होता है इसका? 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब के अंदर, ठीक है, आप इसको याद रख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ताप बहुत अधिक हो जाता है, तो टंगस्टन का वाष्पीकरण हो जाता है। इससे बचने के लिए, इस वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर एक गैस भरी जाती है, और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। वो कौन सी गैस होती है? वो आर्गन गैस होती है, और इसके अलावा इसमें एक नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो टंगस्टन धातु के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर ऑर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये गैस ठंडी होती है और ये टंगस्टन धातु के वाष्पीकरण को रोकती है, ठीक है। तो ये जो भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और इनको माइंड में भी फीड कर लेना है, और इनकी जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हैं।
CFL की जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो CFL की फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये आप नोट कर लें। फ्यूज़ तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे फ्यूज़ तार को। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, मतलब जब भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे करंट जब बढ़ जाती है तो घर के उपकरण या घर की वायरिंग के जलने के चांसेस हो जाते हैं। उन्हीं उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है। इस तार का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है और प्रतिरोध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम फ्यूज़ तार का उपयोग करते हैं ताकि हमारे घर के उपकरण जो हैं वो बचे रहें। ये क्वेश्चन यहाँ बहुत बार आता है कि फ्यूज़ तार का गलनांक कैसा होता है, तो कम होता है और प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि फ्यूज़ तार में अगर अच्छा तार उपयोग किया जाए तो वह तार 3 धातु का होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से धातु का तार फ्यूज़ तार में लेते हैं हम, तो 3 धातु का तार हम लेते हैं। इसके अलावा अगर सस्ता जो है वो तार उपयोग करें तो हम इसमें टीन के साथ शीशे का मिश्रण भी ले सकते हैं। टीन और शीशे के मिश्रण से बना हुआ तार भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार आज हमने हमारी जो विद्युत धारा है, करंट से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, डायनेमो, इलेक्ट्रिक मोटर, फ्यूज़ तार, इन सभी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट भी हम आपको देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करवा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।